हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे, अध्याय 19। क्या नाम है इसका? उत्सर्ज्य उत्पाद एवं उनका निष्कासन। इसमें हम क्या क्या देखेंगे? इसमें हम मानव उत्सर्जन तंत्र, मूत्र निर्माण, वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य, निस्यंद का सांद्रण करने की क्रियाविधि, वृक्क क्रियाओं का नियमन, मूत्रण, उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका, वृक्क विकृतियों के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। उत्सर्ज्य उत्पाद एवं उनका निष्कासन। प्राणी उपापचय अथवा अत्यधिक अंतःग्रहण जैसी क्रियाओं द्वारा अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट आदि का संचय करते हैं। क्या कहा गया है कि जो प्राणी है वो उपापचय अथवा अत्यधिक अंतःग्रहण, अंतःग्रहण क्या होता है? अंदर की तरफ लेना कोई चीज, अंत मतलब अंदर, ग्रहण मतलब ग्रहण करना, क्रियाओं द्वारा अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य आयन जैसे सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट आदि का संचय करते हैं। संचय मतलब संग्रह या इकट्ठा करना। प्राणियों द्वारा इन पदार्थों का पूर्णतः या आंशिक रूप से निष्कासन आवश्यक है। क्या है कि इनका ना, जब हम इनको लेते हैं, संचय करते हैं, तो इनका निष्कासन मतलब बाहर निकालना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस अध्याय में आप इन पदार्थों के साथ ही विशेष रूप से साधारण नाइट्रोजन अपशिष्टों के निष्कासन का अध्ययन करेंगे। क्या कहा गया है कि इस चैप्टर में हम किसके बारे में देखेंगे कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट मतलब बचे हुए जिसका शरीर अवशोषण नहीं कर पाता, उन पदार्थों का कैसे निष्कासन होता है। प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्टों में मुख्य रूप से अमोनिया, यूरिया और यूरिक है। क्या है? जो अपने प्राणी हैं, प्राणियों में है क्या आते हैं, हम भी आते हैं, उनमें नाइट्रोजनी अपशिष्टों में मुख्य रूप से क्या है? अमोनिया, यूरिया और यूरिक है, जो शरीर के द्वारा अवशोषित नहीं किए जाते, कुछ मात्रा में उनके अवशेष रह जाते हैं, ये निष्कासन किए जाते हैं शरीर के द्वारा। इनमें अमोनिया सर्वाधिक आविष टॉक्सिक है। क्या है कि अमोनिया वो क्या है? सर्वाधिक आविष टॉक्सिक है और इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता किसमें होती है? अमोनिया को निकालने के लिए। यूरिक अम्ल कम आविष है, जल की कम मात्रा के साथ निष्कासित किया जाता है, और यूरिक अम्ल है वो कम आविष है, कम जहरीली है, तो कम जल के साथ यह बाहर निकल सकती है। आगे है अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को अमोनियोत्सर्जक प्रक्रिया कहते हैं। जब हम अमोनिया को बाहर निकालते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अमोनियोत्सर्जक प्रक्रिया। अनेक अस्थिल मछलियां, उभयचर और जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जित प्रकृति के हैं। हर एक वर्ड इसका इम्पोर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है। अमोनिया उत्सर्जित कौन कौन से हैं? अस्थिल मछलियां, उभयचर और जलीय कीट। अमोनिया सरलता से घुलनशील है, इसलिए आसानी से अमोनियम आयनों के रूप में शरीर की सतह या मछलियों के कलोम की सतह से विसरण द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। इस उत्सर्जन में वृक्क की कोई अहम भूमिका नहीं होती है। इन प्राणियों को अमोनिया उत्सर्जी अमोनोटेलिक कहते हैं। क्या कहेंगे? इन प्राणियों को अमोनिया उत्सर्जी अमोनोटेलिक कहेंगे। अमोनिया उत्सर्जी या अमोनोटेलिक, ये नाम आपको याद रखने हैं, मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा। अमोनिया उत्सर्जी या अमोनोटेलिक। आगे देखते हैं। स्थलीय आवास में अनुकूलन हेतु जल की हानि से बचने के लिए प्राणी कम आविष नाइट्रोजनी अपशिष्टों जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। स्तनधारी का स्थलीय उभयचर और समुद्री मछलियां मुख्यतः यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरिया उत्सर्जी यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। इसमें क्या कहा गया है? अपने जल के शरीर से जल की हानि को बचाने के लिए
आविश नाइट्रोजनी अपशिष्टों में क्या होगा, यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होगा। ये किस में होता है, स्तनधारी, कई स्थलीय, उभयचर और समुद्री मछलियां मुख्यतः यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। उन्हें क्या बोलेंगे, यूरिया उत्सर्जिया, यूरियोटेलिक। इन प्राणियों में उपापचय क्रियाओं द्वारा निर्मित अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर रक्त में मुक्त कर दिया जाता है, जिसे वृक्क द्वारा निस्यंदन के पश्चात उत्सर्जित कर दिया जाता है। कुछ प्राणियों के वृक्क आदात्री मैट्रिक्स, वृक्क आपको पता होगा किसको बोल रहे हैं, किडनी को, में अपेक्षित प्रासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है। सरीसृपों, पक्षियों, स्थलीय घोंघों तथा कीटों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जल की कम मात्रा के साथ गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में होता है। क्या कहा गया है, दोबारा पढ़िए इस लाइन को। सरीसृप सांप जैसे रेप्टाइल होते हैं, पक्षी हवा में उड़ने वाले, स्थलीय घोंघे अथवा कीटों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिक अम्ल, यूरिया नहीं यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जल की कम मात्रा के साथ गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में होता है, और ये यूरिक अम्ल उत्सर्जी यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। प्राणी जगत में कई प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। अधिकांश अकशेरुकों में यह संरचना सरल नलिकाकार रूप में होती है, जबकि कशेरुकों में जटिल नलिकाकार अंग होते हैं, जिन्हें वृक्क कहते हैं। इन संरचनाओं के प्रमुख नीचे दिए गए हैं। क्या है, नाम देखते हैं। आदि वृक्क किसमें पाए जाते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया या ज्वाला कोशिकाएं, प्लेटीहेल्मिंथ, चपटे कृमि जैसे प्लेनरिया में, रोटिफर, कुछ एनेलिड, सिफेलोकोडेट, एम्फिओक्सिस आदि में उत्सर्जित रचना के रूप में पाए जाते हैं। दोबारा रिपीट कर दीजिए। आदि वृक्क, प्रोटोनेफ्रिडिया या ज्वाला कोशिकाएं, प्लेटीहेल्मिंथ, चपटे कृमि जैसे प्लेनरिया, रोटिफर, कुछ एनेलिड, सिफेलोकोडेट, एम्फिओक्सिस आदि में उत्सर्जित रचना के रूप में पाए जाते हैं। आदि वृक्क प्राथमिक रूप से आयनों व द्रव के आयतन नियमन जैसे प्रासरण नियमन से संबंधित है। केंचुए व अन्य एनेलिड में नलिकाकार उत्सर्जी अंग वृक्क पाए जाते हैं। यहाँ से ना डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भी कौन से जानवर में कौन सा उत्सर्जी अंग पाया जाता है, तो ये हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्टों को उत्सर्जित करने तथा द्रव के आयनों का संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। इसमें इसका क्या, केंचुए और एनेलिडम में जो नलिकाकार उत्सर्जी अंग वृक्क पाए जाते हैं, उनका क्या कार्य है, नाइट्रोजनी अपशिष्टों को उत्सर्जित करने तथा द्रव और आयनों का संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। जबकि तिल, चिट्टों, कॉकरोच सहित अधिकांश कीटों में उत्सर्जी अंग के रूप में मैलपिगी नलिकाएं पाई जाती हैं। कॉकरोच में उत्सर्जी अंग के रूप में क्या पाया जाएगा, मैलपिगी नलिकाएं। मैलपिगी नलिकाएं नाइट्रोजनी अपशिष्टों के उत्सर्जन और प्रासरण नियमन में मदद करती है। झींगा, प्रोन बोलते हैं जिसे, जैसे क्रेस्टाई प्राणियों में श्रृंगिक ग्रंथियां, एंटन ग्लैंड या हरित ग्रंथियां उत्सर्जन का कार्य करेगी। झींगा में क्या पाई जाएगी, हरित ग्रंथियां या श्रृंगिक ग्रंथियां। आगे है मानव उत्सर्जन तंत्र, इसको देखते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र, मनुष्य में उत्सर्जित तंत्र एक जोड़ी वृक्क, जिसे इंग्लिश में किडनी बोलेंगे, एक जोड़ी मूत्र नलिका, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग बना होता है। चित्र 19.1 में देखते हैं। ये क्या है, मानव उत्सर्जन तंत्र। इसमें क्या है, ये एक जोड़ी, एक और दो क्या है, ये क्या है, अपने किडनी वृक्क बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, वृक्क। और वृक्क के ऊपर क्या पाई जाती है, अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, जो 3F वाले हार्मोन रिलीज करते हैं। इन 3F का क्या मतलब होता है, फियर, फाइट, फ्लाइट।
ये हार्मोन डर को रिलीज करते हैं। मतलब डर वाले हार्मोन को कौन रिलीज करता है? अधिवृक्क ग्रंथि। ये दो एक जोड़ी वृक्क हो गया। ये वृक्क किससे जुड़ी होती है? इस साइड से तो पश्च महाशिरा से, और ये क्या है? पृष्ठ महाधमनी से। फिर अधिवृक्क को हम अधिवृक्क इनसे किससे जुड़ी होगी? वृक्क शिरा और वृक्क धमनी से इनसे जुड़ी होगी। जब इनको काट का अंदर का चित्र देखेंगे तो क्या मिलेगा? इस चीज को हम क्या कहेंगे? पेल्विस। बीच के भाग को मेडुला या मध्यांश, और इसके ऊपरी भाग को वल्कुट। और इसमें फिर ये नलिका जा रही है, इसे हम क्या कहेंगे? मूत्र वाहिनी। यहाँ से जो अपना पानी अवशोषित नहीं हो पाता या जो अपशिष्ट मटेरियल है जो पानी के साथ निकाला जा सकता है, वो किडनी से होता हुआ किस में आएगा? अपने जहाँ पर मूत्र इकट्ठा होता है मूत्राशय में, मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में आकर इकट्ठा हो जाएगा और फिर मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाएगा। ये है मानव उत्सर्जी अंग। वृक्क सेम के बीज के आकृति के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं तथा ये अंतिम वक्षीय तीसरी कटी कशेरुका के समीप उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ सतह पर स्थित होते हैं। वयस्क मनुष्य के प्रत्येक वृक्क की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर तथा भार लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल कनकेव सतह के मध्य में एक खांच होती है जिसे हाइलम कहते हैं। इसे होकर मूत्र नलिका, रक्त वाहिनियों और तंत्रिकाएं प्रवेश करती है। हाइलम के भीतर और कीप के आकार की रचना होती है जिसे वृक्कीय श्रोणि पेल्विस कहेंगे। इससे निकलने वाले प्रक्षेपों प्रोजेक्शन को चषक कैलिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है वृक्क के बाहरी सतह पर दृढ़ संपुट होता है। वृक्क के दो भाग होते हैं, बाहरी वल्कुट कोर्टेक्स तथा भीतरी मध्यांश मेडुला। मध्यांश कुछ शंक्वाकार पिरामिड मध्यांश पिरामिड में बंटा होता है जो कि चषकों में फैले रहते हैं। वल्कुट मध्यांश पिरामिड पिंडों के बीच फैलकर वृक्क स्तंभ बनाते हैं जिन्हें बर्टीनी स्तंभ कोल्यूमिनस बर्टीनी कहते हैं। चित्र 19.2 में देखते हैं, ये 19.2 चित्र है, किडनी का अंदर का दिखाया गया है। ये क्या है? इसमें वृक्क शिरा, ये वृक्क धमनी जुड़ी होती है। और ये इसके बीच की भाग को हम क्या कहेंगे? कैलिक्स या वृक्क पेल्विस। क्या बोलेंगे इसको? वृक्क पेल्विस। इस बीच के भाग को क्या बोलेंगे? वृक्क पेल्विस। फिर ये ऊपर वाले जो ये खांच बने हो इसको क्या बोलेंगे? कैलिक्स। ये बीच की ये क्या है? मध्यांश पिरामिड। और जो बीच में ये जो जगह दिखाई दी गई है उसे क्या बोलेंगे? वर्तनी स्तंभ। और इस एरिया को वल्कुट जो खाली स्पेस है, और वृक्क आवरण जो वृक्क को चारों ओर घेरे रखता है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख जटिल नलिकाकार संरचनाएं वृक्काणु नेफ्रॉन पाई जाती है जो क्रियात्मक इकाई है। चित्र 9.3 में इम्पोर्टेंट है। वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है? वृक्काणु या नेफ्रॉन, और इनकी संख्या कितनी है? 10 लाख। वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है? वृक्काणु या नेफ्रॉन, और इनकी संख्या कितनी है? 10 लाख। चित्र 9.3 देखते हैं, 19.3 देखते हैं। रक्त वाहिनियां वहिनाएं नलिकाएं प्रदर्शित करते हुआ एक नेफ्रॉन। ये क्या है? एक वोमन संपुट, प्याले नुमा संरचना होती है इसकी। फिर इसमें अंदर क्या है? एक गुच्छ नुमा क्या होगा? ग्लोमेकस कोशिका गुच्छ। अभिवाही धमनियां और अपवाही धमनियां। अपवाही धमनियां दिखाई गई है, अभिवाही धमनियां दिखाई गई है। यहाँ पर ये क्या दिखाया गया है? हेनल पास, जिसमें आरोही भुजा अवरोही भुजा दिखाई गई है। और ये क्या है? वासा रेक्टा। दूरस्थ संवालित नलिका, समीप्त संवालित नलिका,
और ये संग्रह है नलिका। प्रत्येक वृक्काणु के दो भाग होते हैं जिसे गुच्छ ग्लोमेरुलस और वृक्क नलिका कहते हैं। गुच्छावृक्कीय धमनी की शाखा अभिवाही धमनियां एफरेंट आर्टियोल से बनी कोशिकाएं कैपिलरी का एक गुच्छ है। ग्लोमेरुलस से रक्त अपवाही धमनी का इफरेंट आर्टियोल द्वारा ले जाया जाता है। नेक्स्ट है वृक्क नलिका दोहरी झिल्ली युक्त प्यालेनुमा वोमन संपुट से प्रारंभ होती है जिसके भीतर गुच्छ होता है। गुच्छ और वोमन संपुट मिलकर मैलपीगिकाय अथवा वृक्क कणिका कार्पल्स बनाते हैं। 19.4 में देखते हैं, ये दिखाई गई है, एक सिंगल डायग्राम दिखा दिया इसमें। ये क्या है, वोमन संपुट जो प्यालेनुमा स्ट्रक्चर है, इसके समीप संवालित नलिका निकल रही है यहाँ पे, और ये अपवाही धमनिका है और ये अभिवाही धमनिका है। अभी मतलब अंदर आना और अप मतलब बाहर की ओर जाने वाले। आगे देखते हैं, वोमन संपुट से एक अतिकुंडलित समीप संवलित नलिका पीसीटी प्रारंभ होती है। इसके बाद वृक्काणु में हेयरपिन के आकार के हेनले लूप पाया जाता है जिसमें आरोही व अवरोही भुजा होती है। आरोही भुजा से एक और अतिकुंडलित नलिका दूरस्थ संवलित नलिका प्रारंभ होती है। अनेक वृक्काणु के दूरस्थ संवलित नलिकाएं एक सीधी संग्रह नलिका में खुलती है। अनेक संग्रह नलिकाएं मिलकर चस्कों के बीच स्थित मध्यांश पिरामिड से गुजरती हुई वृक्कीय श्रोणी में खुलती है। वृक्काणु के वृक्क कणिका, समीप संवलित नलिका, दूरस्थ संवलित नलिका आदि वृक्क के वलकुट भाग में जबकि हेनले लूप मध्यांश में स्थित होते हैं। अधिकांश वृक्काणु के हेनले लूप बहुत छोटे होते हैं और मध्यांश में बहुत कम धसे रहते हैं। ऐसे वृक्काणुओं को वलकुटीय वृक्क कहते हैं। कुछ वृक्काणुओं के हेनले लूप बहुत लंबे होते हैं तथा मध्यांश काफी गहराई तक धसे रहते हैं। इन्हें सानिध्य मध्यांश वृक्काणु जक्टा मेडलिनी नेफ्रॉन कहते हैं। चित्र 19.5 में दिखाया गया है। गुच्छ से निकलने वाली अपवाही धमनिका वृक्कीय नलिका के चारों ओर सूक्ष्म कोशिकाओं का जाल बनाती है जिसे परिनलिका कोशिका जाल कहते हैं। इस जाल से निकलने वाली एक एक सूक्ष्म वाहिका हेनले लूप के समानांतर चलते हुए यू आकार की संरचना वाजा रेक्टा बनाती है। वलकुटीय वृक्काणु में वाजा रेक्टा या तो अनुपस्थित या अत्यधिक ह्रासित होता है। चित्र 19.5 ये दिखाया गया है पूरा चित्र। नेफ्रॉन के विभिन्न भागों में कुछ पदार्थों का पुनः अवशोषण व संवर्धन द्वारा दर्शित किया गया है। ये यहाँ से वलकुट से होते हैं, अभिवाही नलिकाएं निकलती है, फिर ये हेनल लूप की तरफ जाते हुए ऐसे इसमें दिखाया गया है। और कौन कौन सा आयन इसमें अवशोषित होता है और कौन कौन सा निष्कासित होता है वह उस पूरे डायग्राम में दिखाया गया है। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की क्लास हम कल की लेक्चर में करेंगे। जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अब तक की पूरी NCERT +1 की बायोलॉजी या जीव विज्ञान पूरी होने को है, लेकिन आपने चैनल को शेयर नहीं किया है। कुल 100 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।